के बारे में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने पुराने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उनको कंटिन्यू किया। मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए उसे कंटिन्यू करते हुए इन्होंने इसे एक्सटेंड किया और कहा कि अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर्स हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के द्वारा ही वोट दिए जाएंगे और ये शेड्यूल कास्ट थे जिनको की अलग से एक नई जो एक कैटेगरी है वो दे दी गई। इस बात से गांधी जी बहुत ही आहत हुए और गांधी जी बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये डिप्रेस्ड क्लासेस को मिले, बिकॉज इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो जो भेदभाव वाली बातें हैं वो और ज्यादा उभर करके आ रही थी और ये देश की यूनिटी के लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने इस चीज के खिलाफ में यरवदा जेल में एक तैयारी की। इन्होंने एक फास्ट शुरू किया, फास्ट अनटू डेथ। इन्होंने जो है कोशिश की कि इस चीज को रेक्टिफाई किया जाए, ये जो अवार्ड है इसे मॉडिफाई किया जाए। इसीलिए इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। अब यरवदा जेल से गांधी जी जो है वो फास्ट कर रहे थे और गांधी जी की जो ये फास्ट है इसकी वजह से इसको रेक्टिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एक जो जिद है वो शुरू हुई। लास्ट में जो एग्रीमेंट है वो किया गया कांग्रेस के लीडर्स के बीच में और डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर्स थे उनके बीच में, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एक नई चीज सामने आई जिसमें कहा गया कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। इसे कहा जा रहा था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ये कहा गया कि जो पुराने तरीके से जो सभी हिंदू थे उनका एक ही इलेक्टोरेट हुआ करता था वही दोबारा से होगा, हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट होंगे, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जो कि शेड्यूल कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। और यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में रिजर्वेशन की। एंड देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये जो एक्ट है ये सेकेंड माइलस्टोन है जिसमें कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई। ये बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। इसमें कहा गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को तैयार किया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन में जो सारे इंडिया के प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सबको जोड़ करके एक यूनिट बनाया जाएगा। और इस एक्ट ने कहा कि सेंटर और यूनिट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाएगा। 3 लिस्ट बनाई जाएंगी। एक होगी फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बनाएंगी, इसमें 59 आइटम्स होंगे। सेकंड होगी प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंसेस के लिए होगा और ये प्रोविंस में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो 54 आइटम्स पे कानून बनाएगी। एंड जो तीसरा था वो था कंकरेंट लिस्ट जिसमें कहा गया कि दोनों ही प्रोविंशियल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर के कानून बना सकते हैं और ये 36 आइटम्स की एक लिस्ट थी। रेजिडोरी पावर्स यानी कि वो जो शक्तियां हैं जो कि तीनों लिस्ट में कहीं नहीं लिखी गई हैं उन्हें वायसराय के हाथ में दे दिया गया। कहा गया कि जो वायसराय है ये संभालेंगे और इनके अकॉर्डिंगली सारा जो रेजिडोरी पावर्स है वो हैंडल किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं क्योंकि इस फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। इस फेडरेशन का नाम था ऑल इंडिया फेडरेशन। अगर पूरा इंडिया इसे ज्वाइन ना करे तो ये फेडरेशन बन ही नहीं सकता था और इसीलिए जब स्टेट्स ने, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये फेडरेशन कभी भी बना ही नहीं और ये सिर्फ पेपर्स पर ही रह गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और भी बहुत सारी न्यू चीजें जो है वो लाई गई। सबसे पहली चीज इसमें यह कहा गया कि जो डायरार्की है प्रोविंसेस में उसे अबॉलिश किया जाएगा। ध्यान रखिए केवल प्रोविंसेस में अबॉलिश किया गया था लेकिन सेंटर में डायरार्की को अडॉप्ट किया गया। सेंटर में कहा गया कि सेंटर में डायरार्की होनी चाहिए, अलग अलग लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अलग होंगे, रिजर्व सब्जेक्ट अलग होंगे। लेकिन प्रोविंसेस में कहा गया कि कोई डायरार्की नहीं होगी, केवल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है जिसको की माना जाएगा। एंड कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें जो लिस्ट है फेडरल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाना चाहिए। एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। साथ ही बात हुई बाई कैमरलिज्म की और कहा गया कि जो 11 प्रोविंसेस है उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म होगा और साथ ही कहा गया कि बाई कैमरलिज्म के अकॉर्डिंगली 2 हाउसेस होंगे। एक होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपर हाउस है एंड दूसरी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस है। साथ ही इसने एक्सटेंड किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और अब कहा गया कि मुस्लिमों और दूसरे कम्युनिटीज के अलावा अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, वुमेन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा और लेबर्स वर्कर्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा।
एक प्रकार से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सभी जो कम्युनिटीज हैं, सभी जो लोग हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएं और पॉलिटिकली इन सभी को अलग अलग तरह से डिवाइड करके आपस में एक जो मतभेद है उन्हें और ज्यादा तेज करने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें कहा गया कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो कुछ और लोगों को मिलने चाहिए, तो फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं लाई गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है जब 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास वोटिंग राइट हो। और जरूरी नहीं है कि ये 18 वर्ष हो, शुरुआत में ये 21 वर्ष थी, बाद में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो बेसिकली एक एज होती है जिस एज को सेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस एज के जितने भी लोग होंगे उस एज ग्रुप में वो उसमें वोटिंग का उनके पास अधिकार होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ऐसा नहीं था। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है प्रीलिम्स में कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ जो वुमेन्स हैं उनको भी वोटिंग राइट मिल गया था, क्या महिलाओं को वुमेन को वोटिंग राइट मिला, क्या सभी लोगों के पास अधिकार था? तो ऐसा नहीं है। केवल 10% ही टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट था, यानी कि मत देने का अधिकार सबके पास समानता से नहीं था। साथ ही स्टैब्लिशमेंट की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई की ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको करेंसी जो होगी कंट्री की, जो कंट्री का क्रेडिट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। साथ ही कहा गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उसके लिए स्टेट में और सेंटर के लेवल पे अलग अलग होने चाहिए। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी और दूसरी थी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रोविंसेस में होगी। एंड देन एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई जो कि 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंटली बनाई जाएंगी। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा हुआ। आज भी हम देखते हैं कि स्टेट्स के जो स्टेट लेवल पे पीसीएस एग्जाम होते हैं वो अलग होते हैं, देन यूपीएससी जो एग्जाम है वो अलग है। तो इस प्रकार के एग्जाम्स जो हैं इसके बारे में हम कई बार सुनते रहते हैं। साथ ही फेडरल कोर्ट के लिए भी स्टैब्लिशमेंट की बात की गई। कहा गया कि जो एक फेडरल कोर्ट है वो सेटअप होना चाहिए, जैसे कि 1937 में हुआ था उसी प्रकार का फेडरल कोर्ट जो है इसके लिए कहा जा रहा था, और 1937 में ये सेटअप होता है। एंड ये जो है फेडरल कोर्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आगे जाकर के इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंस्पायर होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आई थी। तो ये हमारा